जनता टीवी पर अतीक और अशरफ ने वकील विजय मिश्रा ने अशरफ के बंद लिफाफे को मिस्ट्री से पर्दा उठाया है। उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए अशरफ ने उन्हें कोई लेटर नहीं दिया, यह बात उन्होंने कही है। अशरफ से नाम पूछने पर अशरफ ने विजय मिश्रा से कहा था कि आप मेरे वकील हैं और खतरा हो सकता है, वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल लेटर कहां है। और इस पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां अतीक अशरफ पिछली बार बरेली जेल से प्रयागराज लाए गए थे और जिसके बाद अशरफ ने एक बड़ा बयान दिया था कि उनकी जान को खतरा है। एक बड़े अधिकारी ने उनको धमकी दी है कि अगली बार तुम्हें रिमांड पर लाया जाएगा और तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद अशरफ ने मीडिया को बयान दिया था और अपनी जान का खतरा बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर उनको कुछ होता है तो एक चिट्ठी बंद लिफाफे में सीजीआई के पास और मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी। ऐसे में उनके अधिवक्ता विजय मिश्रा हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। अशरफ ने एक चिट्ठी का जिक्र किया था और कहा जा रहा है कि वो चिट्ठी पहुंच गई है। क्या आपके माध्यम से गई, क्या इसका असर? नहीं, ये बात तो सही है कि जब पिछली बार 28 मार्च को उनको प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, जहाँ पे इसी बात उनसे कही गई थी। तो इस बात को उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था, जिससे मुझे भी जानकारी हुई थी। बाद में मैं जिला जेल बरेली गया था, उनसे मिला भी था, तो उनसे मैंने ये बातें पूछी। उन्होंने कहा एक अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो मैंने उनसे अधिकारी का नाम भी पूछना चाहा तो उन्होंने नहीं बताया कि चाहे आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरी हत्या होती है तो बात बंद लिफाफे चिट्ठी के माध्यम से सीजीआई सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफे पहुंच जाएगी। बाई क्या वो चिट्ठी आपको मिली थी? नहीं, ऐसी कोई भी चिट्ठी ना उन्होंने मुझे दी थी, न ही ऐसे कोई चिट्ठी का जिक्र किया था कि आपके पास पहुंचेगी। सुरक्षा के किस तरह के उनके इंतजाम किए गए थे? आपको भी निर्देश दिया गया था साथ रहे, किस तरह से कोर्ट ने आदेश किया था? माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस पर एक आदेश दिया था कि अगर उनको जिला जेल बरेली से निकाल कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है, किसी कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, उनको किसी प्रकार की यातना प्रताड़ना न दी जाए। उनके साथ उनके अधिवक्ता रहेंगे और जो भी पुलिसकर्मी रहेंगे उनके बॉडी वार्न में कैमरे रहेंगे और पूरे रास्ते वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उस दिन तो ना बॉडी वार्न कैमरा था और 17 पुलिसकर्मी, तो उस टाइम में सुरक्षा नहीं थी और आप भी उस दिन साथ थे जैसे कि आदेश था कोर्ट का। तो क्या लगता है जैसे ही अशरफ ने मुंह से बोला गुड्डू मुस्लिम और फायर होता है और वो गिर पड़ते हैं, क्या लगता है कहीं ऐसे नाम के खुलासे होने वाले थे जिससे कि कुछ खलबली हो सकती थी? नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता कि कैसे नाम खुलने वाले थे, लेकिन चूँकि मैं उस समय वहाँ मौजूद भी था और सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक नॉर्मल कैदी की तरह उनकी सुरक्षा थी उस समय, जबकि इससे पहले जब भी वो साबरमती से आ रहे हों या बरेली से आ रहे हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हुआ करता था। उस दिन ऐसा किसी भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। सवाल है कि अक्सर देखा गया था जब अतीक और अशरफ को लाए थे तो एक लंबी चेन होती थी, उस दिन एकदम पास में हथकड़ी बंधी हुई थी। किस तरह से देखते हैं इसे? अब दोनों लोगों को एक साथ हथकड़ी लगाना तो विधि विरुद्ध ही था, क्योंकि अशरफ जी सजा याफ्ता नहीं थे, अतीक जी सजा याफ्ता थे। तो अतीक जी की हथकड़ी अलग होनी चाहिए थी, अशरफ जी को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन दोनों लोगों को एक ही हथकड़ी से दोनों हाथ को बांध दिया गया था। शाइस्ता परवीन जी का सरेंडर करने की बात आ रही थी, वो अपने पति की कल मिट्टी में भी नहीं पहुंची। क्या आपके संपर्क में है या कब तक वो कर सकती हैं सरेंडर? शाइस्ता परवीन जी संपर्क में नहीं है, उनसे संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की गई है। जिस दिन असद की जो है सुपुर्द के खाक जनाजा होना था उस दिन भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रही हैं। किसी से वो संपर्क में नहीं है, लापता है? हाँ, संपर्क में नहीं है तो अब कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो ये थे अशरफ के वकील विजय मिश्रा और उन्होंने बताया किस तरह से उनको विधि विरुद्ध हथकड़ी लगा के ले जाया गया था, क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें आपने सुनी और देखी। अब देखना होगा इसमें किस तरह के मोड़ आते हैं, वो लिफाफा किसके पास है और कब पहुंचता है। और जिस तरह की मीडिया पर अभी खबरें चल रही हैं उस पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि अभी उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी जारी नहीं करी, ना ही भेजी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने की खबर भी सामने आई। वहीं अतीक अहमद की साम्राज्य को बढ़ाने वाले कई गुर्गे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अतीक के बयान से पहले अतीक पर गोली चला दी गई और इससे अतीक की मौत के साथ कई राज भी दफन हो गए। पूर्व सांसद अतीक अहमद की मेडिकल कराने के दौरान ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और उसके भाई अशरफ को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वही मकान है अतीक का पुश्तैनी, जहां पर अतीक और उसका परिवार रहा करता था। मगर सबसे बड़ी बात, अतीक के साथ रहने वाले वो जो उनके कार्य में सम्मिलित थे और इस पूरे काले साम्राज्य में उनकी भागीदारी थी, वे अभी भी फरार हैं। उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। उनके भी यही आलीशान मकान अतीक के साड़ू इमरान जई का बगल में है। आइए हम आपको दिखाते हैं।
ये अतीक के साड़ू इमरान जई का मकान है, जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी और पीडीए ने इस पर ध्वस्त करते हुए जमींदोज कर दिया था। आप देख सकते हैं किस तरह से आलीशान फाउंटेन बने थे, किस तरह की सुख सुविधाएं थी, गार्डन थे। और ये अतीक के साड़ू इमरान जई का मकान है जो आज तक फरार है और अतीक के साथ नामजद है। और उसका साड़ू के भाई जिशान उर्फ जानू भी अतीक के साथ सम्मिलित था ये सारे कार्यों में, मगर आज तक इनके कई गुर्गों पर कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि अतीक का कभी राइट हैंड रहा कम्मू जाबिर। अगर इन सबको पुलिस पकड़ती है तो अतीक के जो आईएसआई के होने के जो तार जोड़े हैं, कहीं ना कहीं इनसे अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से अब इस पर जांच हो रही है और अन्य कमेटियां जांच आयोग अतीक की मौत के बाद गठित किए गए हैं, अब इस पर बड़े खुलासे हो सकते हैं अगर पुलिस इन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार करती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं तीनों शूटर्स को प्रयागराज जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों शूटर्स की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ उनको लाया गया, जहां पर इनकी कड़ी सुरक्षा के बीच यह रखा जा रहा है। वहीं इस हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। आयोग 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। और वहीं आपको बता दें, खबर है कि लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ भी की जा रही है और अतीक अशरफ हत्याकांड का यह पूरा मामला है। आरोपी लवलेश का परिवार गायब हुआ है और लगातार इस पर पूछताछ भी की जा रही है। तीनों आरोपी जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है। पूरे मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा यह पसरा हुआ है। किराए के मकान में यह परिवार रहता था और फिलहाल परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी लवलेश का परिवार गायब है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आरोपी लवलेश का परिवार ये गायब है। परिवार से लगातार पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक उस परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। किराए के मकान पर रहता था और इस घटना के बाद से, जब से यह पता चला कि लवलेश उन 3 शूटर्स में शामिल था जिन्होंने अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद से पूरे गांव में सन्नाटा ये पसरा हुआ है। हालांकि लवलेश का जो परिवार है वो गायब बताया जा रहा है। किराए के मकान पर ये लोग रहते थे, लेकिन अब तक परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और प्रतापगढ़ में रोड शो करते समर्थकों संग निकले सांसद संगम लाल गुप्ता ने जमकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। इस दौरान उत्साह से लवरेज कार्यकर्ताओं ने सारे नियमों को अनदेखा कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलूस लेकर निकले कटरा नगर पंचायत के बीजेपी उम्मीदवार पर एफआईआर दर्ज हुई। और वहीं बसपा के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड प्रभारी काजी इमरान मसूद ने यूपी निकाय चुनाव पर बयान दिया और कहा कि नगर निगम की सीटों पर बसपा की जीत बताते हुए उन्होंने कहा उनका मुकाबला केवल बीजेपी से है, लेकिन सहारनपुर में नगर निगम के महापौर पर चुनाव लड़ने के लिए सपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। जिससे भी प्रत्याशी बनाते हैं वो भाग जाता है। देखिए, मुझे ये कहते हुए कोई इंशाल्लाह वो नहीं है कि वो सहारनपुर के अंदर आपने हालात देख लिए। रात एक और कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। कैंडिडेट हंट प्रोग्राम जो समाजवादी पार्टी का चल रहा था, उसके अंदर एक कैंडिडेट और शहर के थे, वो विड्रॉ कर गया। फिर इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाने की तैयारी है। तो ये जीत की अलामत है कि कोई शहर से सबको पता है कि चुनाव जीतना है, तो शहर से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो जीतने का रास्ता इंशाल्लाह साफ है। मतलब आसमानी कैंडिडेट को आप कबूल नहीं होंगे? नहीं, मुझे कबूल नहीं। सहारनपुर के लोग समझ रहे हैं ना कि सहारनपुर के लोग लड़ने को तैयार नहीं है। कोई उम्मीदवार सहारनपुर से लड़ने को तैयार नहीं है। अब इससे ज्यादा जीत के लिए मैं क्या बताऊं कि जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है इंशाल्लाह। और वहीं आगरा के पिनाहट कस्बा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण यह किया गया है और इसी के साथ ही जनसभा का आयोजन भी यहां पर यह किया गया है। तो आगरा के पिनाहट कस्बे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा का अनावरण यह किया गया है। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन था और राजनीति में भी भागीदारी का आह्वान यह किया गया। साथ ही बिना नाम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया गया। हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग कि वो आजादी तब तक नहीं मिल सकती थी। बाबा साहब ने शंका जाहिर की कि भाई सरकार आपकी बन रही है,
ऐसा ना हो आप हमारे लोगों को अधिकार ना दो, संविधान में तो मैंने लिख दिए हैं। तो वर्तमान सरकार जो उस समय की थी, उस सरकार ने वादा किया कि हम बाबा साहब अंबेडकर हम सारे अधिकार संविधान में दिए हुए लागू कराने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर को भी शंका थी, शक था कि जिन्होंने हजारों साल से नहीं दिए अधिकार, हम रोए चिल्लाए, भूखमरी के शिकार हुए, अन्याय अत्याचार गरीबी के शिकार हुए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। वो ऐसा ना हो आजादी के बाद भी, संविधान के बाद भी अधिकार ना दे। इसलिए उन्होंने अपने समाज को संदेश के तौर पे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसलिए उन्होंने जातियों में बटे समाज के लिए वर्ग बनाए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। सम्मानित साथियों, उनको एक और शंका थी कि ऐसा ना हो जो अधिकार मैं संविधान में देके जा रहा हूं, ये अधिकार लागू कैसे होंगे, इसके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। और वे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा के सूर सदन पहुंचे हैं, जहां पर ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी मेयर पद के कैंडिडेट्स हेमलता के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर बीजेपी का परचम लहराना है। इसके साथ ही उन्होंने सभी बीजेपी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आगरा नगर निगम के मेयर और 100 पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पे मुझे आज अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण के साथ आगरा में आकर के उनको शुभकामना देने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को धन्य मानता हूँ, सभी प्रत्याशियों को, और आपके मार्फत राज्य के अन्य निकायों के भी भाजपा के प्रत्याशियों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। जैसा यहाँ देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के सभी घटक, सभी नेता, सभी धड़, चाहे शरीर हो, चाहे पैर हो, चाहे सिर हो, सभी एक साथ एक मंच पे और यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं। मुझे अपने प्रत्याशियों के विजयी होने में कोई शंका की बात नहीं दिखती है। मैं सबसे इतनी ही अपील करूँगा कि इस बार की विजय ऐसी हो कि वो आगरा में कहीं नहीं हुई हो, इतना ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसी विजय कहीं न हो। और वाराणसी में G20 की बैठक के लिए विदेश मेहमानों के लिए दशाश्वमेध घाट पर होने वाले कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया था। आपको बता दें कि वाराणसी में G20 की बैठक के लिए विदेशी मेहमान दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुए हैं। इस दौरान विदेशी मेहमानों का पूरे 5 मिनट 50 सेकंड तक शंखनाद से स्वागत ये किया गया। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा सहित भारी सुरक्षा बल भी तैनात रहा। हम सभी देशवासियों के साथ साथ काशीवासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास की बात है कि G20 समिट जो है जो इस बार काशी में हो रहा है, और उसी के उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन उसके डेलीगेशन आया था जो बाहर से, वो आज गंगा आरती में सम्मिलित हुए थे। और उसी के लिए गंगा सेवा निधि के लिए विशेष रूप से आयोजन किया गया था। 5 मिनट लंबे शंखनाद से जो अतिथिगण थे उनका स्वागत हुआ आरती में, और आरती स्थल को विशेष तरीके से फूलों से, दीपकों से सजाया गया था और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हमारा आज G20 यहाँ पर हमारे अलग अलग विशेषज्ञ आए हैं G20 के इस कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन में। उनके साथ आज काफ़ी अच्छा एक गोष्ठी हुई। उसके बाद उन लोगों के टेक्निकल डिस्कशन हुए, और जैसा कि लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात अच्छी लगी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से India is honestly a great country. I have enjoyed my time here in India. I came in yesterday and I was here 2 weeks ago.
and we saw some of the ghats and activities. I'd like to share some of your experience on that. You know, like Brazil, people talk a lot about this. Really, yes, we really appreciate and many people have been asking me about my brand. और वाराणसी के ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। संबंधित प्रार्थना पत्र पर आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह आदेश सुनाया है। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की 4 वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिससे कोर्ट का समय बचेगा और सुनवाई भी इसमें जल्द होगी। ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हम लोग पहले डाले हुए थे, आज इस पर जो है माननीय जिला जज द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सभी पत्रावली को अपने यहाँ मंगा लिया गया और उसकी सुनवाई अब जिला कोर्ट वाराणसी में होगी, जो भिन्न भिन्न न्यायालयों में थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ कुछ पत्रावली थी, कुछ पत्रावलियाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC के यहाँ थी, जो सभी पत्रावलियों को मंगा लिया जाएगा। 21 अप्रैल को उसमें पहले मूल पत्रावली में डेट पड़ी हुई है, उसी डेट पर सब पहले आ जाएंगी। सारे केस को एक साथ होने वाले जो केस को क्लब करना था, तो क्या उस पर आपके पक्ष में फैसला गया जो आपने मांग की थी? देखिए, फैसला मेरे पक्ष में नहीं, फैसला न्याय के पक्ष में है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न न्यायालयों में मुकदमा एक ही अराजी नंबर 9130 जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद कही जाती है, हिंदू पक्ष द्वारा मंदिर कही जाती है, और उस पर दौरान कमीशन सीलिंग प्रकट हुए हैं, उसको फब्बारा कहा जा रहा है, हम सीलिंग कह रहे हैं। अब इसी को लेकर के भिन्न भिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय को गुमराह करके कार्रवाई नहीं की जा रही थी, डेट पर डेट पड़ा रहे थे, कई मुकदमे दाखिल कर दिए गए थे, जिनका सबका उद्देश्य यही है। एक पक्ष का उद्देश्य है कि मंदिर है, मंदिर रहे, पूजा पाठ का अधिकार भी, रक्षा सुरक्षा अधिकार मिले, जिसको आप सनातन या हिंदू पक्ष कह सकते हैं। एक पक्ष का कहना है कि वह मस्जिद है, वह कतई मंदिर नहीं है, और आक्रांताओं द्वारा अगर तोड़ा भी गया है तो वहाँ का बादशाह था, उसका स्वामी है, मालिक है, वह मस्जिद ही रहे। और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुवानी पहुंचे हैं, जहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ ये भव्य स्वागत किया है। आज सीएम धामी और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हेलीकॉप्टर से मुवानी पहुंचे थे और बाद में सीएम धामी ने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार स्कूल के भावराव देवरज सभागार का विधिवत लोकार्पण भी किया है। लेकिन आज आकर निश्चित रूप से बहुत ही मैं सच कहूं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और यहाँ का जो प्रांगण देख रहा हूं, जिस प्रकार से एक बहुत ही दिव्यता की ओर और सबके प्रयासों से लगातार जिस प्रकार से श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर कहा कि इसको उद्यमिता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और जो आज मातृशक्ति के लिए अनेकों स्टार्टअप, अनेकों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चल रहे, तो ये क्षेत्र भी आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र इस दिशा में बनेगा, और सरकार का भी और हम सब लोगों का भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती, आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतना बड़ा यहाँ पर जो एक प्रांगण निर्मित हो रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो उद्यमिता के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और श्रद्धेय कोश्यारी जी ने जो कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से जहां आम जनता को विकास की उम्मीद है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किए लोगों को हटाने का काम करेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि धामी सरकार की स्पष्ट नीति है कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी तरीके से इस पर काम भी किया जा रहा है। कई जगह हम इंक्रोचमेंट को क्लियर करा चुके हैं, जहां अवैध तरीके से हमारी दुकानों के ऊपर, हमारे मकानों के ऊपर कब्जे थे। मसूरी के अंदर भी हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज को क्लियर कराया है। मसूरी में अभी एक बड़ी संपत्ति है, उसके ऊपर भी हम नोटिस जारी कर चुके हैं। वहां कई
और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। 18 अप्रैल से उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम गति की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 18 अप्रैल की रात से मौसम बदलना शुरू होगा, जिसमें 19 और 20 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की मध्यम गति की बारिश होगी और 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मौसम में एक बार फिर से बदलने ये लगेगा और बारिश का कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप 19 और 20 को देखेंगे, जो खासकर हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें तेज हवाएं जो है, जिसको स्क्वाल या झक्कड़ आप बोलते हैं, तो मैं कहूँगा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड की जो हवाएं हैं वो कहीं कहीं पर मैदानी क्षेत्रों में खासकर वो देखने को मिलेंगी 19 तारीख और 20 तारीख में। और गस्टिंग उसमें वो हो सकता है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुँच जाए। तो इससे कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो ब्रांचेज है वो टूटना शुरू हो जाती है, या फिर जो है जो लूज ऑब्जेक्ट्स है वो उड़ने शुरू हो जाते हैं, या कच्चा हाउसेस है उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें या डैमेज दे सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।